हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल parle.com पे। स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अगर इसको हम लोग बोलें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये सब क्या होता है आप लोग इसको जरूर इस वीडियो के माध्यम से पूरा आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे कुछ वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझिए और बताइए कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे भोजन का पकाना, अगर भोजन को पकाया जाता है तो क्या होता है। सांस जब हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, सो बताइए। अगर गर्मियों के मौसम में अगर आप लोग दूध को अगर खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, सो बताइए। अगर लोहे को अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं वायु में तो क्या होता है, सो बताइए। और हमारा जो भोजन है कैसे भोजन को पचा लेता है, शरीर जो है हमारा भोजन को कैसे पचा लेता है, क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा देर सोचिए और बताइए। तब तक जो है हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेज होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, जो पिछले क्लासों में लगभग पढ़ा दिया जाता है। दो प्रकार का जो परिवर्तन होता है, पहला होता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि अगर हम लोग इसको बोलते हैं तो फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज। और एक दूसरा प्रकार का होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा प्रकार का होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज। उसको भी हम लोग पहले सीख लेते हैं कि क्या होता है फिजिकल चेंजेज और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। दोनों परिवर्तन सीखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आप लोग बताइए कि भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, इसको सीखने के लिए हम लोग ज़्यादातर जो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग आइस है, जैसे यहाँ पे है मेल्टिंग आइस। तो मेल्टिंग आइस जो भी है एक एग्जाम्पल है, किसका है, मेल्टिंग आइस जो है एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन का। जैसे अगर हम कोई आइस लेते हैं तो आइस के बारे में थोड़ा देर सोचिए आप लोग, उसके बाद बताइए कि जैसे अगर हम ये आइस लेते हैं, मान लीजिए ये बर्फ़ का टुकड़ा है, तो बर्फ़ का टुकड़ा पहले कैसे है, ये सॉलिड अवस्था में है। बर्फ़ का टुकड़ा तो सॉलिड है, लेकिन ये है क्या चीज़, ये भी पानी है। बर्फ़ का टुकड़ा जो है ये क्या है, मान लीजिए ये पानी ही है, ये क्या है, पूरा पानी है। ये क्या है, पानी है, आइस है, ये पानी में है। और उसके बाद देखिए अगर इसको हम लोग पिघला देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको पिघला देते हैं। तो पिघलाने के बाद यानी कि मेल्टेड आइस को देखिए क्या होता है। तो जब हम मेल्टेड आइस को करेंगे, ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। लेकिन पहले भी पानी था और अभी भी क्या है, पानी ही है। इसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, इसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी पानी था और अभी भी क्या है, पानी है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि उसके रंग रूप आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये पानी था, पहले आइस के रूप में था, किसके रूप में था, आइस के रूप में था, और ये पानी बन गया। तो पानी बनने के बाद अगर इसको फिर से आइस बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। यानी कि अगर हम आइस को पिघला देंगे, मेल्ट कर देंगे, तो वो पानी बन जाएगा। और पानी को फिर से अगर हम फ्रीज कर देंगे, फ्रीज में डाल देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। यानी कि ये रिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से अपने मूल अवस्था में वापस आ सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, जैसे अगर आपके घर में देखेंगे जब आप चावल बनाते हैं या कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम चावल बनाते हैं घर में, तो ये पानी है और पानी में हम लोग क्या डाल देते हैं, मान लीजिए कुछ चावल डाल देते हैं। ये मान लीजिए चावल डाल दिए हैं, ये क्या डाल दिए, हम चावल डाल दिए। और उसके बाद अगर हम इसको एक ढकना से ढक देते हैं, तो ढकना से ढक देने के बाद जब इसको हम फ्लेमिंग पे डालते हैं, यानी कि इस पर अगर आंच पे हम डालते हैं, तो कुछ समय के बाद ये पानी बॉयल होने लगता है। और बॉयल होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, ये भाप के रूप में इस ढकना पे रहता है। जैसे ये ढकना था तो इसके भाप के रूप में था, भाप के रूप में था। लेकिन ये क्या था, देखिए ये भी पहले पानी था और भाप के रूप में, यानी कि अगर बॉयल करते हैं तो ये भी किसके रूप में है, पानी के रूप में है। अगर हम इसको फिर से चाहेंगे पानी के रूप में डालना तो आराम से ये बन जाएगा। तो ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी उसमें आकार में, रंग रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
फिजिकल चेंज बोलते हैं। यानी कि अगर फिर से उसको हम ओरिजिनल अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्लास को अगर तोड़ देते हैं, जैसे ये एक छोटा सा ग्लास है, ग्लास को अगर तोड़ देते हैं तो उसका टुकड़ा को अगर आप लोग देखिएगा, जैसे ये क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, तो टुकड़ा को अगर फिर से देखिएगा तो इसके अवस्था में पहले ये क्या था, ग्लास था, और ये भी क्या है, ग्लास है। इसकी अवस्था में कोई भी चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे चॉपिंग वुड, अगर कोई लकड़ी को अगर आप लोग काटते हैं तो पहले भी लकड़ी था। मान लीजिए कोई लकड़ी लिए हम, ये मान लीजिए एक छोटा सा लकड़ी है, अगर इसको हम लोग काटते हैं, अगर काट करके 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा में बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको 2 टुकड़ा में बदल दिए तो 2 टुकड़ा में बदले, तो पहले भी ये कैसा था, लकड़ी था, लकड़ी था, और अभी भी क्या है, ये लकड़ी है। इसके अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी लकड़ी है। तो इसके जो गुण है, गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फोल्डिंग पेपर है, जैसे अगर हम एक पेपर ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम एक पेपर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग क्या लिए, ये एक पेपर ले लिए हैं, एक पेपर को अगर हम लोग फोल्ड करते हैं, जैसे ध्यान से देखिए इसको, कि अगर हम लोग एक पेपर लिए, अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये फोल्ड कर दिए, इसको और फोल्ड करने का, और फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड कीजिएगा तो और फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड किए, और फोल्ड भी किए। लेकिन देखिए अगर फोल्ड करने के बाद ये इतना छोटा हो गया, फिर से अगर हम इसको परिवर्तित करने चाहेंगे मूल रूप में, तो देखिए फिर से अगर इसको हम अनफोल्ड जैसे ही करेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस प्रकार के पेपर को, यानी कि जो फोल्डिंग पेपर जो हो गया, किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। अगर हम इसको चाहिए कि फाड़ दें, इसको हम पेपर को जैसे लेते हैं फाड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेपर है, इसको हम लोग क्या किए, हम फाड़ दिए, जैसे और फाड़ने का है और फाड़ दिए। तो हम देख रहे हैं कि पहले जो पेपर था सो, और अभी पेपर है सो, दोनों पेपर ही है, इसमें अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम लोग इसको फिर से अगर गोंद से या टेप से चिपका देंगे, ये मूल अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे अगर अंडा को अगर हम लोग तोड़ देते हैं, तो अंडा को तोड़ना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ, उसके मदद से हम लोग रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। जैसे आयरन रस्टिंग है, कोई अगर लोहा है उसमें अगर रस्टिंग लग जाता है, यानी कि रस्ट हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि अगर लोहा लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लोहा है, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये एक लोहा है, इसमें अगर रस्टिंग हो जाता है तो इसका शेप में, साइज में, सब कुछ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका कलर में भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कलर चेंज हो गया, ये रस्टिंग आयरन है, रस्टेड आयरन है, रस्टेड आयरन है, और ये आयरन था, तो इसके रंग रूप में चेंज हो जाता है। अगर फिर से हम चाहेंगे कि इसको ओरिजिनल अवस्था में ले आए, तो ये मुश्किल है, यानी कि ये हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि अपने अवस्था में, ओरिजिनल अवस्था में नहीं आता है, ओरिजिनल अवस्था में नहीं आता है। इसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है, इसका आकार भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे अगर कोई आयरन लीजिए, सॉरी यहाँ पे बर्निंग वुड है, बर्निंग वुड, अगर कोई लकड़ी को अगर हम लोग जलाते हैं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज है। रासायनिक परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेज बोलते हैं। तो केमिकल चेंजेज में जो अगर चेंज हो जाता है, यानी कि अवस्था परिवर्तित हो जाता है, तो वो अपना मूल अवस्था में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी है, लकड़ी में हम लोग क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं। तो जब आग लगा देंगे तो लकड़ी कैसे बदल जाएगा, पहले तो कुछ गैस के रूप में परिवर्तित होगा। तो ये अगर मान लीजिए गैस बनता है, तो गैस को अगर फिर से हम चाहेंगे कि लकड़ी में परिवर्तित कर दे, तो ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे यही लकड़ी तो आग लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो राख बन जाता है। क्या बन जाता है, राख। तो राख को अगर हम फिर से चाहेंगे कि लकड़ी बना दे, तो वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, यानी कि अपना मूल अवस्था में वो नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि आप लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, वो फिर से अगर हम मूल अवस्था में लाने का कोशिश करेंगे तो वो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन
रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर अंडा का अगर हम लोग ऑमलेट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुकिंग एंड एग, अगर हम अंडा का ऑमलेट बना लेते हैं तो अंडा को ऑमलेट बना लेते हैं, या कोई बॉयल अंडा ले लिए तो बॉयल अंडा भी किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। बेकिंग अ केक, केक का बनाना, केक का बनाना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोई बनाना है, रोट हो जाता है, रोटिंग का मतलब होता है सड़ जाना, तो अगर कोई केला अगर सड़ जाता है, केला अगर सड़ जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे फायर वर्क्स है, पटाखा, तो पटाखा है तो पटाखा भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज के बारे में आप लोग को अच्छे रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम लोग आप शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया और क्या होता है उसका समीकरण। तो जैसे यहाँ पे है कि आप लोग से हम पूछे थे कि बताइए कि भोजन का पकना, तो आप लोग यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि जब अगर हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन को पकाने के बाद अगर हम लोग उसके मूल अवस्था में लाने का कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप चावल बना लेते हैं या दाल बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप दाल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, तो दाल अगर हम लोग इसमें पानी डाल करके दाल डाल दे रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं, कोई भी दाल ले लीजिए, ये क्या है, मान लीजिए दाल है, तो दाल को अगर फिर से हम ओरिजिनल अवस्था में लाने का कोशिश करेंगे तो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यानी कि ये किस प्रकार का चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही अगर हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम लोग कौन सा गैस को सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और रिलीज कौन सा गैस करते हैं, CO2 करते हैं। यानी कि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और कौन सा गैस रिलीज करते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही अगर आप लोग कमरे के तापमान पे अगर दूध को खुला छोड़ देते हैं गर्मियों के मौसम में तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो क्या हम फिर से ओरिजिनल अवस्था में दूध को ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अगर आप लोग पनीर बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा पनीर, फटा हुआ दूध का पनीर बन जाएगा, लेकिन उसका अवस्था चेंज हो जाएगा, यानी कि वो दूध नहीं रहेगा, वो फिर क्या रहेगा, पनीर रहेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। सांस लेना भी किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ऐसे ही हम लोग अगर रस्टिंग लोहा को खुली वायु में खुला छोड़ देते हैं, रस्टिंग हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, तो जंग लगना भी किस प्रकार का हो जाता है, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ये भी हो जाता है। अगर ऐसे ही हम लोग अगर खाना को पचा लेते हैं तो खाना का पचाना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार हम लोग पूरा देख लिए कि ये सब सारा का सारा क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके निष्कर्ष पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि उसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया, बताइए आप लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग कब कहिएगा, तो आप कहिएगा रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होगा कि उसका जो अवस्था चेंज हो जाने के बाद फिर से अगर मूल रूप में लाने का कोशिश करेंगे तो वो अपना मूल रूप में नहीं आ पाएगा। तो फिर से मेरे साथ दोहराइए कि जहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, परिवर्तन होता है, तो हम लोग वहाँ पे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसको और हम लोग बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, दहन करेंगे। दहन करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ उसका अभिक्रिया करना, दहन कहलाता है। जहाँ पर भी अगर हम लोग दहन करेंगे, क्योंकि दहन करने के लिए यानी कि कंबसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहाँ पे दहन करना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि मैग्नीशियम रिबन। आप लोग को इसका कलर बताइए, अगर आप लोग को कलर दिख रहा होगा तो मैग्नीशियम का कौन सा कलर दिख रहा है, श्वेत दिख रहा है। श्वेत का मतलब होता है वाइट दिख रहा है, उजला कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग दहन करते हैं तो वो क्या होता है, उसको देखिए। तो दहन करने पे मैग्नीशियम रिबन को दहन करने पर
हम पाते हैं कि चमकदार लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन जो है दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार में परिवर्तित हो जाता है? श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगर वह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो क्या फिर से अगर हम लोग चाहेंगे कि उसको हम लोग क्या करें, मैग्नीशियम रिबन के रूप में लेके आए, तो वो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो इस प्रकार का चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो क्या किए हम? मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या किए? दहन किए। तो मैग्नीशियम रिबन को दहन करने पे क्या हुआ? ये क्या बन जाता है? जैसे मैग्नीशियम है यहाँ पे, अगर इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में लिखें, संकेत के रूप में लिखें, तो संकेत के रूप में ये कैसे लिखाएगा? जैसे मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। ऐसे ही अगर इसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें तो Mg + O2 बराबर क्या हो जाता है? MgO हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो यहाँ पे दो साइड रहता है। पहला साइड को हम लोग बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यानी कि अगर अभिकारक को अब हम लोग बोलें तो अभिकारक को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग दहन करेंगे, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग दहन करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट करेगा। क्या करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट करेगा। तो अभिकारक इसमें कौन कौन था? अभिकारक दो है। पहला अभिकारक मैग्नीशियम है और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। और उत्पाद के रूप में कौन बन रहा है? तो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड रहा। और इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाता है Mg + O2। Mg + O2 हो जाता है रिएक्टेंट, और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? उत्पाद हो जाता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया जब होता है यानी कि परिवर्तन होता है तो हम कह देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। तो मूलतः जो है बेसिकली जो है रासायनिक अभिक्रिया को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि अगर इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़े तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। उसका बाद दूसरा प्रकार का जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया वो होता है वियोजन या अपघटन, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा प्रकार का होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अंतिम जो होता है चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे साथ दोहराइए कि अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? संयोजन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। दूसरा जो होता है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा जो होता है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अंतिम यानी कि चौथा जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी हम दोहराने को बोले तो मेरे साथ दोहराइएगा तो आप लोग को निश्चित रूप से याद हो जाएगा। फिर से एक बार दोहराइए, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितने प्रकार का होता है? वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, और अंतिम जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, क्या होता है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसके मदद से हम लोग पूरा सीखेंगे। जैसे यहाँ पे कैल्शियम
ऑक्साइड CaO, तो CaO को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे साथ आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और H2O को आप लोग को तो पता है, H2O को हम लोग पानी बोलते हैं, यानी कि जल बोलते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है? बुझा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इसको हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। और क्या देता है हमको? थोड़ा सा उष्मा रिलीज होता है। उष्मा को हम लोग बोलते हैं हीट, यानी कि हीट रिलीज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्या होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये और जल यानी कि H2O, ये दोनों क्या होता है? अभिकारक होता है, अभिकारक होता है। और इधर जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? ये बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना है। तो ये बुझा हुआ चूना क्या है? ये उत्पाद है। क्या है? ये उत्पाद है। अगर आप लोग यहाँ पे गौर किए होंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर जो है दो अभिकारक है, CaO और H2O, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, और दूसरा क्या है? वाटर है। और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के रूप में एकमात्र बन रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक अकेला प्रोडक्ट बनाता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या हुआ, इसको पढ़िए। संयोजन अभिक्रिया हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो वो तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, संयोग करके यानी कि मिल करके एकल उत्पाद का मतलब अकेला उत्पाद बनाता हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया मेरे साथ बोलिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक, या तो तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है, संयोग करने का मतलब मिल करके एक अकेला उत्पाद का निर्माण करता हो, तो हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया हुआ है। तत्व में क्या हो सकता है? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तत्व में जो अकेला रहता है, जैसे H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन हुआ सो, O2 का मतलब जो ऑक्सीजन हुआ सो, N2 का मतलब नाइट्रोजन हुआ सो। ये सारा क्या है? तत्व है। और तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे H2 अकेला वाटर, जो H2 जो है अकेला हाइड्रोजन तत्व था, और H2O के साथ अगर हम मिला देते हैं H2 के साथ O2 को मिला देते हैं, H2O बन जाता है, तो ये एक यौगिक बन जाता है। ऐसे ही अगर कार्बन को लेंगे, कार्बन एक अकेला क्या है? तत्व है, लेकिन अगर उसके साथ अगर हम O2 को अभिक्रिया करवा देते हैं, एक निश्चित रेशियो में बन जाता है CO2, उसको यौगिक होता है। ऐसे ही C6H12O6, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इसको हम लोग ग्लूकोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? ग्लूकोज, C6H12O6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब इसको याद कर लीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को संयोग करके एक अकेला उत्पाद बनता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ लिए। अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिए थे कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। और जब हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे हम एक यहाँ पे लेते हैं, एक आप लोग कोई बर्तन ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए, यहाँ पे पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पानी ले लीजिए। और जो घर में पुताई करते जब चूना लगाया जाता है, वो चूना इसमें डाल दीजिए। आप लोग क्या कर दीजिए? डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इसमें चूना को डालते हैं, पानी में चूना को डालते हैं, तो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा उष्मा भी पैदा करता है ना, थोड़ा सा उष्मा पैदा करता है। और ये जो बन जाता है, जो चूना और पानी का जो अभिक्रिया बन जाता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दो अभिकारक है। यहाँ पे कितना अभिकारक है? दो अभिकारक है और उत्पाद कितना बन गया? एक सिंगल उत्पाद बन गया। चलिए उसके बाद क्या है कि CaOH ट्वाइस को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? सो देखिए, जैसे हम यहाँ पर जो हम बना लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बना लिए, तो उसके बाद CO2 के साथ अभिक्रिया करने पे, जैसे अगर आप लोग दीवार को पेंट होते हुए देखते हैं तो दीवार जब पेंट होते रहता है चूना से तो उस समय उसका कलर जो रहता है फीका सा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो कलर बहुत ही लाइट हो जाता है यानी कि चमकीला हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। वो क्यों होता है? तो यही होता है, जो बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके वो चूना पत्थर यानी कि CaCO3 बना लेता है जो चमकीला होता है और थोड़ा सा वाटर को रिलीज़ करता है। तो इस तरह से जो CaCO3 बन जाता है वो चमकीला होता है। इसीलिए जब आप लोग घर पे देखते हैं कि जब पुताई होता है तो उस समय कलर फीका रहता है, लेकिन वही अगर थोड़ा देर के बाद, कुछ समय के बाद वो CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, वो चमकने लगता है। तो इस तरह से ये आप लोग को याद रहना चाहिए। पहला तो निश्चित रूप से याद रहना चाहिए जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और एक और यहाँ पे याद करने वाली बात है कि CaCO3 को चूना पत्थर भी बोलते हैं, और संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। तो ये आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। जैसे कोई पूछ ले आप लोग कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। वही संगमरमर जो ताजमहल जिससे बना होता है, ताजमहल जो बना हुआ है ना संगमरमर का बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाता है तो वो कोयले का दहन है। क्या ये? कोयले का दहन। कोयला में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितना अभिकारक है? दो अभिकारक यहाँ पर भी हैं। अभिकारक, दो अभिकारक, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, और एक अकेला उत्पाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे यहाँ पे जब जल का निर्माण किया जाता है तो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट है, और एक अकेला उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है यानी कि जल बना रहा है। तो ये दोनों अभिक्रिया जो हुआ है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद बनाता है, एकल का मतलब होता है एक अकेला उत्पाद बनाता है, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर आप लोग को अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे है C2H4। C2H4 को हम लोग बोलते हैं मीथीन। क्या बोलते हैं? मीथीन बोलते हैं। जब मीथीन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो C2H2Cl2 बना लेगा, C2H2Cl2। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दो अभिकारक हैं। कितना अभिकारक है? दो अभिकारक हैं। और कितना प्रोडक्ट बना रहा है? उत्पाद कितना बना रहा है? एक उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पर भी एक कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया होगा। तो इस तरह से आप लोग को संयोजन अभिक्रिया, जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, उसको आप लोग को समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो वो तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है वो भी बता दिए। दोनों मिल करके यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके अगर एक अकेला उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन।
समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रकार का जो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल दो देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं FeSO4 को हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हम लोग उष्मा देते हैं, उष्मा मतलब होता है हीट देना, और हीट देने का सिंबल ऐसे लिखा जाता है। तो जब हम इसमें हीट देते हैं फेरस सल्फेट को, तो ये क्या बन जाता है? फेरस ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3। इसको हम लोग पढ़ते हैं Fe2O3। फेरस सल्फेट बन जाता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कितना अभिकारक है? एक अभिकारक है। एक अभिकारक कितना अभिकारक है? एक अभिकारक। और कितना उत्पाद है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि 2 उत्पाद था, 2 अभिकारक था। कितना अभिकारक था? 2 अभिकारक। और कितना उत्पाद बन रहा है? एक अकेला उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर A प्लस बी मिल करके क्या बना ले? C बना ले। A प्लस बी क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा, और C क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक अकेला अभिकारक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये A अगर अभिकारक है, जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना ले, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है समझ में आ गया कि जहाँ पे एक अकेला अभिकारक, वियोजन अभिक्रिया क्या हुआ कि जब एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो उस प्रकार के अभिकारक को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो ये आपको मेरे साथ याद रहना चाहिए। एक बार दोहराइए कि जब एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये आप लोग को याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि इसका कुछ उदाहरण है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण तो हम लिए कि फेरस सल्फेट को, FeSO4 को जब हम हीट देते हैं तो क्या क्या बनता है? वो बनता है Fe2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर FeSO4 अब उष्मा देते हैं, Fe2O3 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आप लोग कहिएगा वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे, बनाए थे कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब उष्मा देते हैं, यानी कि हीट देते हैं, तो क्या बनता है? वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभिकारक कितना है? एक अभिकारक है। कितना अभिकारक है? एक अभिकारक है। और उत्पाद कितना बना रहा है? 2 उत्पाद बना रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया यही कहता है कि जब अकेला अभिकारक है मिल करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वियोजन अभिक्रिया होता है। तो यानी कि ये भी जो अभिक्रिया हुआ है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। ऐसे यहाँ पे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं PbNO3 ट्वाइस। PbNO3 ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं PbNO3 ट्वाइस बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग पढ़ें, यह लेड नाइट्रेट है। क्या ये? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को हम लोग उष्मा देते हैं या ताप देते हैं, तो वो बन जाता है लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या बदलता है? बदल जाता है। तो ये भी किस प्रकार का अभिक्रिया है? जैसे यहाँ पे देखिए, ये अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक। तो एक अकेला अभिकारक कितना प्रोडक्ट बना रहा है? 2 से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि उत्पाद बना रहा है। तो ये भी किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अकेला अभिकारक जो है मिल करके क्या बनाता है? 2 या 2 से अधिक B, C और D, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं।
जैसे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं, उसको देखिए कि AgCl को हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सूर्य के प्रकाश में यानी कि उष्मा देते हैं तो वो बन जाता है सिल्वर, और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है? टूट जाता है, क्लोरीन में टूट जाता है। ऐसे ही अगर AgBr को हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में इसको रखते हैं तो क्या बन जाता है? वो सिल्वर बन जाता है और ब्रोमीन बन जाता है। क्या बन जाता है? सिल्वर ब्रोमीन। सिल्वर बन जाता है और क्या बन जाता है? ब्रोमीन बन जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं एक अकेला अभिकारक है, एक अकेला अभिकारक है, और कितना प्रोडक्ट बन जा रहा है? 2 प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रिया जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है अभिक्रिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो Ag बनता है और Cl2 बनता है, यानी कि सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनता है। ऐसे ही हम AgBr को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या बनता है? सिल्वर बनता है और ब्रोमीन बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों अभिक्रिया जो है ब्लैक एंड वाइट यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग को वियोजन अभिक्रिया क्या होता है निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वियोजन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रकार का अभिक्रिया। अगले प्रकार का पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये दोनों संयोजन और वियोजन से ही बना है, उसको हम लोग सीख लेते हैं कि क्या होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में होता है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा हो या ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती हो। क्या हो गया यहाँ पे? कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा की भी उत्पत्ति हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। मेरे साथ फिर से बोलिए कि ऊष्माक्षेपी किसको बोलेंगे? एक्जोथर्मिक किसको बोलेंगे? कि जिस अभिक्रिया में अगर कहीं पे अभिक्रिया हो रहा है, अगर वहाँ पे उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की भी या ऊर्जा की उत्पत्ति होती हो तो हम लोग उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यह CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम पीछे बचा चुके हैं कि जैसे हम यहाँ पे लिए थे एक बर्तन लिए थे, बर्तन में हम लोग क्या डाल दिए थे? पानी डाले थे। क्या डाले थे? पानी डाले थे। और वहाँ पे जब हम चूना को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं? चूना को मिक्स करते हैं। जैसे आप लोग घर में पुताई होती है, ये बता चुके हैं फिर भी हम बता रहे हैं कि जब पुताई होती है तो क्या होता है? ये थोड़ा सा हीट पैदा करता है यानी कि ऊष्मा पैदा करता है। हीट पैदा करता है यानी कि ऊष्मा पैदा करता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाता है? एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे ही जब CH4 को O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। जब मीथेन जो है O2 के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? O2 के साथ अभिक्रिया करता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग C2H4 को है, C2H4 को मीथेन न कह के इथीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथीन कहा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इथीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथीन। ये वहाँ पे गलती से हम मीथेन बोल दिए थे, लिख भी दिए थे, इसको आप लोग सही कर लीजिए। इथीन कहा जाता है। मीथेन का होता है, मीथेन बनता ही नहीं है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। इसको करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे ऊष्माक्षेपी केमिकल रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जब मीथेन को
इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। CH4 को बोलते हैं मीथेन। जब O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाता है तो ये बन जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल बन जाता है, और क्या बन जाता है, थोड़ा सा ऊष्मा देता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि उत्पाद में क्या आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे लिए ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, और कुछ न कुछ हमको ऊष्मा देता है। जैसे अगर आप लोग खाना खाते हैं तो चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, तो उसमें जो ग्लूकोज रहता है यानी कि जो स्टार्च रहता है, स्टार्च जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हम लोग को क्या देता है, CO2 गैस हम लोग रिलीज करते हैं, और क्या लेते हैं, थोड़ा सा पानी रिलीज होता है, और हम लोग को क्या मिलता है, ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। तो ये ऑक्सीजन यानी कि ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रहना चाहिए। तो क्या बोले हम, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और दूसरे प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक में हम लोग को ऊष्मा उत्पाद के रूप में मिलता था, ऊष्मा यह जो उत्पाद के रूप में मिलता था। यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन करवाने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगा। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा हो या प्रकाश हो या विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता हो, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि शोषित कर रहा है, यानी कि ऊर्जा को ले रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, फेरस सल्फेट को जब हम लोग ऊष्मा देते हैं तो Fe2O3 बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं, फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए ऊष्मा दे रहे हैं। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी। ऐसे ही जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दे रहे हैं तोड़ने के लिए, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस रिलीज होता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं। ऐसे ही जब हम लोग लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देते हैं तो टूट जाता है। ऐसे ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग देंगे तो Ag और Cl2, इस दोनों का उपयोग किस में किया जाता है, आप लोग बताइए। ये दोनों अभिक्रिया जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस दोनों अभिक्रिया का उपयोग जो किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या हुआ, इस प्रकार का अभिक्रिया हो गया इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जहाँ पे हम लोग अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ता हो, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। समझ में आ गया इतना। अब हम लोग अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले हम लोग कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि क्रियाकलाप करते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी मदद से, क्रियाकलाप की मदद से हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप करते हैं, जैसे विस्थापन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, क्रियाकलाप करने से पहले यहाँ पे हम लोग देखिए क्रियाकलाप में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, कि बीकर लिए हैं। क्या लिए हम, बीकर लिए हैं। 2 बीकर ले लेते हैं, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। बीकर का मतलब होता है परख नली, जिसमें हम लोग क्या डालते हैं, परख नली में हम लोग डालेंगे कॉपर सल्फेट डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर आप लोग को पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, हम कॉपर सल्फेट ले लिए। पूरी तरह से कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कर दिए, इसमें भर दिए। ये बीकर था, ये दोनों क्या था, बीकर। बीकर में क्या डाले हम, कॉपर सल्फेट। ये क्या डाले हम, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया,
ब्लू कलर का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कील लेंगे, कील का मतलब होता है कांटी लेंगे, एक नेल लिए हम, ये क्या है नेल, नेल का मतलब होता है कांटी लिए हम, कांटी को लिए। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे पूरी तरह से कॉपर सल्फेट में डुबो दिए हम, डुबो दिए। अब कुछ समय छोड़ देंगे हम। ये क्या है, नेल है, इसको आप लोग लिखते चलिएगा, एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेल है, तो नेल क्या करेगा, कुछ समय छोड़ेंगे तो नेल क्या करेगा कि ये जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर है उसके धीरे धीरे क्या कर लेगा, वो कलर को फेड कर देगा। क्या कर देगा, फेड कर देगा। फेड करने का मतलब थोड़ा सा फीका कर देगा। तो फीका कर देगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लू से कम हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फेडेड, जो फीका, जो CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, उसको हम लोग इसमें दूसरे परख नली में यानी कि बीकर में हम लोग डाल दिए हैं। और हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका कलर क्या था, ब्लू था। क्या था, इसका कलर ब्लू था, ब्लू CuSO4 का ब्लू था। और इसका कलर क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये नेल कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। ये जो कांटी हम लोग डाले हैं, नेल जो डाले हैं, कील जो डाले हैं, ये क्या किया है, तो यही नेल जो है रिएक्शन कर गया है। यही नेल, इसको हम लोग आयरन बोलते हैं। नेल जो रहता है इसका स्वभाव कैसा रहता है, आयरन रहता है। तो ये आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट का जो आयन है SO4 उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और ये बना लेता है FeSO4। यानी कि जो आयरन है वो ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है, किसके, कॉपर सल्फेट से ज़्यादा क्रियाशील है। तो उसके आयन को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है, और कॉपर को अकेला छोड़ देता है, यानी कि ढकेल देता है। तो वैसा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए यहाँ पे परिभाषा है, उसको याद कर लीजिए आप लोग कि जब अधिक क्रियाशील तत्व जो है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को, यौगिक को, कम क्रियाशील वाले तत्व को, यौगिक को विस्थापित कर देता है या बाहर धकेल देता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। इसको याद कर लीजिए आप लोग कि जब अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को, यौगिक को विस्थापित कर देता है या बाहर धकेल देता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो था आयरन जो था, यानी कि जो नेल था, वो कम क्रियाशील तत्व को यानी कि CuSO4 को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए Cu बेचारा अकेला पड़ा हुआ है और क्या बना ले रहा है, ये फेरस सल्फेट बना रहा है। फेरस जो है, फेरस इसको हम लोग बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो आयरन जो है इसके सल्फेट को निकाल करके अपने साथ मिला लिया और इसको क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे जो हुआ है इसको सिंबल के रूप में लिखें। तो ये मान लीजिए कि कोई अभिकारक A है और कोई अभिकारक, उसका जो सॉल्यूशन है BX है। यहाँ पे क्या करेगा, A जो रहेगा अधिक क्रियाशील रहेगा और X जो रहेगा, BX जो रहेगा कम क्रियाशील रहेगा। तो ये जो X है इसके X के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो A प्लस BX बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AX, और B अकेला क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब जो अधिक क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को या यौगिक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये Zn है, Zn को हम लोग बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है कम क्रियाशील है। किससे कम क्रियाशील है, जिंक से कम क्रियाशील है। तो ये जिंक जो है इसके सल्फेट को क्या कर देगा, वो विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4। इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। और के कॉपर को क्या कर देगा, अकेला छोड़ देगा। ऐसे ही अब इसको लेड है, ये क्या है, Pb को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड। ये कॉपर क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। जब लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लेड जो है कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये इसका जो आयन है Cl2 वो अपने साथ क्या कर लेगा, मिला लेगा। तो PbCl2 बन जाएगा, यानी कि लेड क्लोराइड बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे कॉपर को क्या कर देगा, अकेला छोड़ देगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील रहता है वो कम क्रियाशील तत्व को या यौगिक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अंतिम प्रकार का जो विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो अंतिम प्रकार का अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये बहुत आसान होता है, उसको देखिए। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है समझिए कि मान लीजिए एक अभिकारक है AX, दूसरा अभिकारक है BY। क्या है, BY है। तो ये अपने आयनों के बीच क्या कर लेगा, अदला बदली कर लेगा, यानी कि ये X B के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये Y जो है A के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये Y जो है A के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AX यानी कि X का जो आयन है B के पास चला गया है और B का आयन Y जो है A के साथ चला गया है। तो यहाँ पे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं AY प्लस BX। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आयनों के बीच क्या हो गया है, अदला बदली हो गया है, आयनों के बीच क्या हो गया है, अदला बदली हो गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से यहाँ पे देखिए, Na2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसका आयन जो है Na2SO4 यानी कि सोडियम का आयन, और यहाँ पे जो है Cl2 बेरियम का आयन, ये अदला बदली कर लेगा, यानी कि Na जो है Cl के साथ अभिक्रिया करेगा और N2 जो है Ba के साथ अभिक्रिया करेगा। N2 जो है इसका जो आयन है SO4 Ba के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनाएगा। और ये क्या मिल करके बना लेगा, NaCl। NaCl का बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी किसी को हम लोग बोलते हैं नमक बनेगा। क्या बनेगा, नमक। तो यहाँ पे देखे थे आप लोग, सोडियम क्लोराइड का यानी कि जो सोडियम सल्फेट का आयन जो है बेरियम क्लोराइड के साथ मिल जाता है और बेरियम का जो आयन है क्लोरीन वो सोडियम के साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये Cl है, ये किसके साथ मिल जाएगा, Na के साथ मिल जाएगा, और OH जो है ये किसके साथ मिल जाएगा, H के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये या बना लेगा NaCl। NaCl को बोलते हैं हम लोग नमक बोलते हैं, और क्या बना लेगा, ये H2O बना लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको तो बेस है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों अभिक्रिया मिलके क्या बना ले रहा है, नमक बना ले रहा है। NaCl नमक होता है और ये क्या बना लेता है, जल बना लेता है, जल। ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक और चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि ये जो अभिक्रिया है ये कहलाता है उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चारों प्रकार का जो अभिक्रिया है, चारों प्रकार का अभिक्रिया जो था, संयोजन अभिक्रिया वो बता दिए हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है सो बता दिए हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है सो बता दिए हैं, और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है सो बता दिए। तो चारों प्रकार का अभिक्रिया पूरे डिटेल के साथ हमने बता दिया। अगर अभी तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जा करके लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की कहानी पढ़ने। अब हम लोग को पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, उपचयन एवं अपचयन।
उपचयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये आप लोग थोड़ा सा इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन। एंड अपचयन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है उपचयन और क्या होता है अपचयन, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपचयन। उपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जैसा ही नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, वृद्धि होता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये Cu को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कॉपर, पहले ऑक्सीजन नहीं था कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ कि नहीं? कॉपर में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आज ही की वीडियो में पूरा बताए हैं शुरुआत में कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वही अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये मैग्नीशियम में क्या हो गया? ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हुआ है। ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे पदार्थ में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे यहाँ पे लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो जब जिंक ऑक्साइड में कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और ये अकेला जिंक बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हुआ है। तो क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि अब उपचयन हुआ। ऐसे ही यहाँ पे लीजिए, जब ये फेरस का मतलब आयरन के वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पे Fe2O3 हुआ है, यानी कि फेरस का क्या हो गया? आयरन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर अभिक्रिया करवाते हैं, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो हम लोग कहेंगे कि उसका पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हम लोग चलते हैं रिडक्शन क्या होता है उसको हम लोग सीखते हैं। रिडक्शन यानी कि अपचयन, रिडक्शन। तो जैसे वहाँ पे ऑक्सीडेशन में था कि ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यहाँ पे किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का क्या होगा? कमी होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अपचयन यानी कि रिडक्शन बोलेंगे। यानी कि अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना हम क्या कहेंगे? पदार्थ का अपचयन हुआ, पदार्थ का अपचयन हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड को, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हट गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, यहाँ पे जिंक अकेला बन गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का
रिडक्शन हुआ। बहुत आसान होता है ये सब। जैसे किसी इक्वेशन में देख लीजिए कि ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है तो वहाँ पे कहिए कि ऑक्सीडेशन हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो गया तो वहाँ पे कहिए कि रिडक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे लिखिए, इसको हम लोग बोलते हैं मैंगनीज ऑक्साइड। तो मैंगनीज ऑक्साइड में जब हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हो जाता है मैंगनीज क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैंगनीज क्लोराइड। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ है। मैंगनीज क्लोराइड का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ऐसे ही जब अगर हम लोग वाटर को तोड़ेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन है, H2 के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि H2O का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया। H2O का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए तब क्या हुआ? तो उस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होता है उपचयन, अपचयन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक जो है अपचयित हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया हुई है। यानी कि अगर कोई दो अभिकारक है यहाँ पे तो दो अभिकारक में से एक अभिकारक का क्या हो रहा होगा? उपचयित हो रहा होगा। उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और दूसरा अभिकारक है उसका क्या हो रहा होगा? अपचयित यानी कि रिडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। तो हम कह देंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है? रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे कॉपर बन गया है तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुआ है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, यानी कि अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे हम लोग देखिए, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये दोनों प्रकार जो इसमें देखिए, दो अभिकारक है, दो अभिकारक में एक का रिडक्शन हुआ है, एक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड में जिंक बन गया है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ऐसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? जो कार्बन है, कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग यहाँ पे सीखिए और समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंगनीज ऑक्साइड है तो मैंगनीज ऑक्साइड में से हम लोग क्या किए? हम ऑक्सीजन को निकाल दिए, मैंगनीज क्लोराइड बन गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे देखिए HCl में H का हट करके Cl2 बन गया है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप तो बोले थे कि सर आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है ये थोड़ा समझा दीजिए। तो एक और नियम होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने का, वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे बताएं आपको कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होना। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन में, क्या चीज़ में? उपचयन में क्या हुआ था? हम बताए थे ऑक्सीजन का वृद्धि होना। ऑक्सीजन का वृद्धि होना। और दूसरा होता है अगर कहीं से हाइड्रोजन का कमी हो जाता है, अगर उसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का कमी हो जाता है तो भी हमको कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। कमी होना भी क्या कहलाता है? कमी होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन जो होता है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होता है। पहला होता है ऑक्सीजन की कमी होना। और दूसरा होता है कहीं पे अगर हाइड्रोजन बढ़ जाता है
हाइड्रोजन का वृद्धि होना। तो ये दोनों आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग को ये याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे। ऑक्सीडेशन जहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी होगा, ये उल्टा होता है, रिवर्स होता है। अगर ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। ऐसे ही रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कमी होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, वृद्धि होता है। इसीलिए इस रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में, यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड जब है HCl के साथ अभिक्रिया करवाता है, तो यहाँ पर तो आसानी से आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। लेकिन HCl का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है? क्योंकि ऑक्सीडेशन में होता है कि हाइड्रोजन का कमी होना, हाइड्रोजन का कमी होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ पे HCl में ये डायरेक्ट क्या बन गया है, क्लोरीन बन गया है। क्या बन गया है? क्लोरीन बन गया है। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो इस प्रकार का रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये दोनों जो हम पढ़े यहाँ पे, तीनों जो पढ़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक अभिकारक में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यानी कि एक अभिकारक जो है रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है एक में, और एक में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज का जो क्लास था पूरा हम लोग पूरा डिटेल से इसको क्या किए, हम लोग सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आज का जो क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार ओवरव्यू लेते हैं, और आज का क्लास को हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़े थे, पहला पढ़े थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ें। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ें। उसके बाद हम लोग पढ़ें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको भी हम लोग पूरा पढ़े। टाइप्स में हम लोग पढ़े, पहला जो हम लोग पढ़े क्या पढ़े थे हम लोग, एडिशन रिएक्शन। आप लोग अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को फिर से एक बार शुरू से देख लीजिए। एडिशन रिएक्शन पढ़े। दूसरा हम लोग पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या पढ़े हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या पढ़े हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा प्रकार का हम लोग जो पढ़े हैं, चौथा हम लोग क्या पढ़े थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़े थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और हम लोग पढ़े रेडॉक्स रिएक्शन, क्या पढ़े, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आज का पूरे वीडियो में हम लोग इतना चीज़ को डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग को पूरा समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप वीडियो को देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोग को पसंद में आया होगा, वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को जाकर के लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और उन स्टूडेंट के साथ तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए कि जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।